आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना MGT 211 का लेक्चर नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। कोई भी ऐसा काम जिसमें हम मशगूल हो, किसी काम में मशगूल होना, उसका मतलब है बिजनेस, जो लफ्जी मतलब है। जबकि तमाम वो इंसानी सरगर्मियाँ जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं वो बिजनेस में इंक्लूडेड है। वो चीजें और वो सर्विसेज जो हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बिजनेस में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद जी 3 डेफिनेशंस हैं। LH हेनी की है, जेम्स स्टीफनसन की है और W व्हीलर की है। जेम्स स्टीफनसन की छोटी सी है तो यही कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी विच इज एंगेज्ड इन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मुनाफा कमाने के लिए हर इंसानी सरगर्मी को बिजनेस कहा जा सकता है। स्ट्रक्चरल डायग्राम है इसके बाद कि बिजनेस है तो आपको खरीदो फरोख्त करनी होगी जिससे आपको दौलत हासिल होगी, अल्टीमेटली जिससे आप दोबारा खरीदो फरोख्त करेंगे और बिजनेस स्टार्ट होगा। अब इसके बाद ये खसूसियात आ गई हैं। कैपिटल, अगर आपके पास सरमाया नहीं है, कैपिटल मतलब सरमाया नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैपिटल को समझें कि ये लाइफ ब्लड मतलब जान है बिजनेस की। इसके बाद क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है कि अफादियत, फायदा। ये एक माशी सलाह है जो किसी खास शय की इस खसूसियत का जिक्र कर रही है जो किसी भी इंसानी जरूरत को पूरा कर सकती है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी बिजनेस डील विद सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये सब एक बिजनेस में होता ही होता है। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक गुड सोर्स है किसका, रोजगार का। ना सिर्फ उसको चलाने वालों के लिए, उसके ऑनर्स के लिए, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी, जैसे एम्प्लॉयज हो गए, एजेंट्स हो गए। जी इस्लामिक प्रोसेस है, एक रिस्क हलाल कमाने का एक आसान तरीका है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस ही किया था। मोटिव, मकसद, हर काम का, हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है और बिजनेस का मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। अगर आपको मुनाफा नहीं हो रहा तो आपका वो चीज आपका बिजनेस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, हर एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए आपको एक तंजीम की जरूरत है। अगर आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको तैयारी भी करनी होगी चीजों के लिए और उन्हें खरीदना भी होगा, तो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। नेक्स्ट है जी रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है, लेन देन होता है। बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। यही चीज होती है जो एक बिजनेसमैन को विजिलेंट रखती है, मतलब चौकन्ना रखती है और वो अपने जो पॉलिसीज हैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट करता है। सेल है और ट्रांसफर फॉर वैल्यू है, मतलब कि आपकी चीजों की कीमत के हिसाब से, आपकी चीजों की कितनी वैल्यू है उस हिसाब से एक बिजनेसमैन डील कर रहा होता है। ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद जी सोशल वेलफेयर, जो एक बिजनेसमैन है वो सिर्फ अपने प्रोड्यूसर को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता बल्कि जो उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको भी सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो एक सोशल वेलफेयर है। उसके बाद जी हमारा नेचर ऑफ बिजनेस स्टार्ट होता है जो कि 4 पॉइंट्स हैं इसमें। और फर्स्ट वन है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो सा है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि हम लोग ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करके वेल्थ हासिल कर रहे होते हैं, तो ये एक माशी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है। बिकॉज एक बिजनेस जो सा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों के बगैर, ह्यूमन बीइंग्स के बगैर काम नहीं कर सकती, तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी भी है। एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि इसमें सिर्फ एम्प्लॉयज और ऑनर्स नहीं होते बल्कि और काफी लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो ले रहे होते हैं, तो ये एक सोशल प्रोसेस भी है। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है वेरियस एलिमेंट्स की। अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए एक वेल एस्टेब्लिश प्लान के अकॉर्डिंगली आपको चलना होता है, तो वो एक सिस्टम में आ जाता है। तो इसके ये 4 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद है जी हमारे कंपोनेंट एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वही डेफिनेशन है जो हमने पहले पढ़ी है कि मुनाफा कमाया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। जी कंपोनेंट्स 2 हैं, इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। अब जी इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, जहाँ पे बनाई जाती हैं चीजें और जहाँ पे खाम माल तैयार किया जाता है। खाम माल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो चीजें जो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं उनसे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। उसके बाद जी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री है, 2 टाइप्स हैं इसकी, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में अब क्या होता है जी, जो सा रॉ मटेरियल है वो प्रिपेयर होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, जो खाम माल है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं हो रही होती। इसकी भी 2 आगे फर्दर टाइप्स हैं जिन्हें कहा जाता है जी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव नाम से बता रही है कि भाई चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, रेस किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है रॉ मटेरियल से, जमीन के नीचे या ऊपर से, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल है, गैस है, ऑयल एक्सेट्रा। जेनेटिक इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट की मल्टीप्लाइंग और रिप्रोडक्शन में एंगेज्ड होती हैं, जैसे फिशिंग
हो गया, डेयरी फार्म हो गया, नर्सरीज एटसेट्रा। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है जी? वो इंडस्ट्रीज जो यूज करती हैं रॉ मटेरियल और उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। रॉ मटेरियल जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया जाता है। आगे इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और सर्विसेज इंडस्ट्री है। तमाम किस्म की जो सी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग्स हैं, कैनाल्स हैं, इनकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो सारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में आती है। जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे शुगर मिल हो गया, टेक्स मिल हो गया, वहाँ पे जो मटेरियल है उसे फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड में प्रिपेयर किया जाता है। जो सर्विसेज इंडस्ट्री है वो स्पेशल किस्म की सर्विसेज प्रोफेशनल्स की हमें प्रोवाइड करती है, जैसे लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए। नेक्स्ट जी हम लोग अब चलते हैं कॉमर्स पे। जी कॉमर्स क्या है? वो तमाम एक्टिविटीज होंगी जो एक चीज के बनने में और उस कंज्यूमर तक पहुंचने में जितने काम होंगे वो कॉमर्स है। ये सेकंड कंपोनेंट है बिजनेस का। कॉमर्स के वर्ड्स में जैसे हम कह सकते हैं तजारती सामान की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक अशिया का तबादला और तैयार शुदा सामान की तकसीम। थॉमस के अकॉर्डिंगली इसकी ये डेफिनेशन है। आम अल्फाज में हम लोग बोलेंगे कि तजारत और तजारत के लिए जो मदद दी जाती है एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाना, वो कॉमर्स है। आगे स्कोप ऑफ कॉमर्स है। स्कोप ऑफ कॉमर्स कैन बी एक्सप्लेन एज ट्रेड और एड टू ट्रेड। तो जी ट्रेड तजारत हो गई, सारा प्रोसीजर जिसमें चीजें बनती हैं, ट्रांसफर होती हैं, मुख्तलिफ लोगों से और इंडस्ट्रीज से ली जाती हैं और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर्स तक को दी जाती हैं। ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं? ट्रेड में। तो जो सिस्टम है या चैनल है जो हमें मदद देता है चीजों को एक्सचेंज करने में, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। अब आगे जी फर्दर 2 टाइप्स हैं ट्रेड की भी। टाइप्स ऑफ ट्रेड्स हैं तो 2 टाइप हैं ट्रेड की, एक होम ट्रेड है, एक फॉरेन ट्रेड है। अब जी होम ट्रेड क्या है? होम ट्रेड की भी आगे फर्दर उन्होंने 2 टाइप्स दी हुई हैं। होलसेल ट्रेड है और रिटेलर ट्रेड है। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है। होम ट्रेड में जो परचेज है और सेल है चीज़ों की हमारी अपनी कंट्री में, उसे कहेंगे होम ट्रेड। ये डोमेस्टिक, लोकल और इंटरनल ट्रेड भी कहलाती है। होलसेल ट्रेड है और रिटेल ट्रेड है। होलसेल में भाई होलसेल में इकट्ठा बड़ी क्वांटिटीज़ में जो सी लार्ज क्वांटिटीज़ हैं उसमें शॉपकीपर्स को चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचाए। इस तरह एक जो होलसेलर है वो ब्रिज का काम करता है प्रोड्यूसर और रिटेलर्स में। रिटेल ट्रेड क्या है जी? रिटेलिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। इसको आप ये समझ लें कि जो परचून की दुकान है वो रिटेल ट्रेड का काम करती है। तो मिडल मैन है रिटेलर जो परचेज करता है गुड्स को, चीज़ों को होलसेलर से और उन्हें प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। फॉरेन ट्रेड अब क्या है जी? फॉरेन ट्रेड 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो म्यूचुअल एडवांटेज के लिए जो ट्रेड की जाती है वो फॉरेन ट्रेड है। तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। इंपोर्ट ट्रेड क्या है? जो चीज़ें और सर्विसेज हम परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं दूसरे ममालिक से, वो इंपोर्ट ट्रेड है। जबकि जो गुड्स और सर्विसेज हम बेचते हैं, सोल्ड करते हैं, वो एक्सपोर्ट ट्रेड में आती हैं। नेक्स्ट है जी एड्स टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड में मदद क्या चीज़ें देती हैं। तो जी नंबर 1 पॉइंट है बैंकिंग। जो डेली रूटीन है बिजनेस की उसमें कमर्शियल बैंक्स और अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हेल्प करते हैं सेलर और बायर को कि वो रिसीव कर सकें और बना सकें अपनी पेमेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन है, जो चीज़ें तैयार की जाती हैं फैक्ट्रीज में वो अपने कंज्यूमर्स तक डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचाई जाती हैं। इसमें रोड आ जाता है, एयर, रोड, रेल, सीज एटसेट्रा। इंश्योरेंस, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती हैं उनमें रिस्क होता है कि कहीं आग ना लग जाए, चोरी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ट्रेडर्स को हेल्प आउट करती है इस प्रॉब्लम से इंश्योरेंस पॉलिसी के ज़रिए। जो वेयर हाउसिंग है, गोदाम जो है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं आज के वो प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को बड़ी क्वांटिटीज़ में, इसके लिए गोदाम है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो उनसे मैन्युफैक्चर होंगी उन्हें सेव किया जा सके। बाद में एजेंट है, इसमें जी वो लोग जो एक्ट करते हैं एजेंट के तौर पे बायर और सेलर में। बायर और सेलर एक दूसरे को थोड़ी ना जानते होंगे, उनको कनेक्ट करने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत होगी, तो वो परफॉर्म करेंगे ये काम और अपनी इसमें से कमीशन देंगे। फाइनेंस, अ लार्ज अमाउंट इज नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं? तो एक
बड़ी अमाउंट में हमें पैसा चाहिए होगा, एक बड़ी अमाउंट चाहिए होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो से हैं वो प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द प्रोड्यूसर्स। अगर पैसा नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अकेले मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को अगर उनके पास फाइनेंशियल हेल्प ही ना हो। एडवर्टाइजिंग है सबसे इम्पॉर्टेंट जो सी चीज़ है भाई, वो एडवर्टाइजिंग है। अगर आपने कोई चीज़ तैयार की है और मार्केट में लोगों को उसका पता ही नहीं है कि वो चीज़ आ चुकी है या वो कैसी है, तो आपकी चीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए सबसे जो सा ईजी वे है वो टीवी है, न्यूज़पेपर है और सोशल मीडिया। उसके बाद कम्युनिकेशन। जो चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर, रिटेलर्स वगैरह सब एक जगह पे तो नहीं रहते, तो उनको कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन और अदर सिमिलर मीडिया दिया जाता है। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज हैं या इनपुट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। अब इसमें आ जाएगा लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल रिसोर्सेज। अब लेबर क्या है? लेबर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए तो आप किस तरह एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल, हमने पहले ही देखा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल ही है। अगर आपके पास एक हैवी अमाउंट नहीं है तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है जी एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार को फरोग देना। ये मैनेजमेंट एबिलिटी है लोगों की कि वो कैसे रन करते हैं बिजनेस। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वसाइल की तकसीम है और क्रिएशन ऑफ वेल्थ है बाय अज्यूमिंग द नेसेसरी रिस्क। नेक्स्ट है जी फिजिकल रिसोर्सेज, जो कि लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, मशीनरी है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती है। अब जी इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम है जिसे डिफाइन किया जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, वसाइल की जो तकसीम है उससे। कॉमनली इट हैज़ फॉलोइंग टू टाइप्स। प्लान्ड इकोनॉमी होती है और एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। प्लान्ड इकोनॉमी क्या है? जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सी रिसोर्सेज, कितनी रिसोर्सेज जनरेट पैदा की जाए, उतनी रिसोर्सेज को तकसीम किया जाए। तो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि इकोनॉमिक फंक्शंस को। उसके बाद ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई है वो डिसाइड करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें गवर्नमेंट की थोड़ी सी समझते हैं या बिल्कुल भी नहीं, कोई मुदाखलत नहीं होती है। जो मार्केट मैकेनिज्म है वो डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक फंक्शन को। उसके बाद जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ गए हैं। अब जी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फोर्सेस जो इन्फ्लुएंस करती हैं परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जी। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक्सटर्नल कौन से होंगे? इकोनॉमी ऑफ कंट्री कैसी है जी, पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स कैसे हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर्स कैसे हैं। जबकि इंटरनल में सारा इसके ऑपोजिट होगा, जो ट्रेन और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जी उसमें आ जाए स्वॉट एनालिसिस आ गया है हमारा। स्वॉट एनालिसिस क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो थ्रेट्स हैं उनका एनालिसिस, वो स्वॉट एनालिसिस है। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो से हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, जबकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट जो से हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो स्वॉट एनालिसिस है वो एक तंजीम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो फोकस करे उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो अपनी वीकनेस को कैसे रिड्यूस कर सकती है, और जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अपने थ्रेट्स को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकती है। नेक्स्ट जी स्ट्रेंथ उन्होंने बताया है वो कैपेबिलिटीज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जो उसे एनेबल करती है कि वो एफिशिएंटली अपने काम कर सके। स्ट्रेंथ में क्या है? स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम होना चाहिए, एक गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होना चाहिए, एक वेल एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क होना चाहिए। वीकनेसेस में क्या है? जो कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो रोकना है कि वो अपना काम सही ना कर सके, कोई भी तंजीम अपना काम ना सही कर सके, वो उसकी वीकनेस होगी। वीकनेस में क्या होगा कि जी आपके पास सरमाया ही सफिशिएंट नहीं है, लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल है, ब्रांड का नेम वीक है, एक पूरे रेपुटेशन से आप चल रहे हैं। उसके बाद जी अनस्किल्ड मैन पावर है। अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जी। अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इम्कान किसका लेके आती हैं? ग्रोथ का और हाई परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस का। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा अच्छा है। थ्रेट एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती है। न्यू रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन न्यू आ जाए तो वो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए तो वो भी एक किस्म का थ्रेट है। इसके बाद आ जाए जी ड्यू टू द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो चेंजेस हैं बिजनेस के फील्ड में वो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो एक अच्छे बिजनेसमैन की ये खसूसियात होनी चाहिए। उसमें वही एबिलिटी टू प्लान होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं और आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है कि आप कोई प्लान कर सकें तो आपका बिजनेस कोई शाइन नहीं करने वाला है। एक्टिवेटर होना चाहिए वो। ही हैड टू एक्टिवेट हिज वर्कर्स। अगर वो खुद एक्टिव होगा तभी वो अपने वर्कर्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। नेक्स्ट जी उससे होना चाहिए बोल्ड होना चाहिए, उसमें करेज होनी चाहिए। करेज जो सी है, हिम्मत, हौसला एक बिजनेसमैन का बहुत बड़ा एसेट है। अगर वो करेजियस नहीं है तो वो कोई बिजनेस नहीं चला सकता। कोऑपरेटिव होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट जी कर्टेसी होनी चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए वो। अगर आप सड़ा हुआ अपना मूड लेके बैठे हुए हैं तो आपके पास कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आने वाला। तो कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ऑयल मशीनरी के लिए होता है, इसी तरह कर्टेसी, खुश अखलाकी आपके बिजनेस के लिए होगी। अब डिसीजन मेकिंग है। एक जो गुड बिजनेसमैन है वो गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि मौके पे चौका मारना, वो एक अच्छे बिजनेसमैन को आना चाहिए। उसके बाद जी डिसिप्लिन होना चाहिए, नज़्म ज़ब्त होना चाहिए। अगर एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो खुद ही अपने बिजनेस के डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखेगा, अगर वो खुद ही टाइम पे नहीं पहुंच रहा तो बाकी लोग भी तो उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पे इवेल्युएटर है। जो बिजनेसमैन है उसे अपना चेक रखना होगा और ये चीज़ उसको कामयाब करेगी। इवेल्युएट का मतलब होता है तज्जिया करना। नेक्स्ट पे है जी फोरसाइट। दूरअंदेशी होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन में ये क्वालिटी तो मस्ट होनी चाहिए। उसे अपने बिजनेस के वर्ल्ड में तो रहना ही है, बल्कि उसे दूसरी चीज़ों का भी अंदाज़ा होना चाहिए। ऑनेस्टी तो मस्ट होनी चाहिए। हार्ड वर्क नहीं कर सकता तो भाई बिजनेसमैन ना बने। इब्तिदा इनिशिएशन जो सी है, जो बिज़नेस का वर्ल्ड है बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है, तो एक बिजनेसमैन के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो नई चीज़ें पैदा कर सके, नए मेथड्स लेके आ सके ताकि इससे उसको फ़ायदा हो। उसके बाद नॉलेज होना चाहिए, ना सिर्फ अपनी फील्ड का बल्कि उससे रिलेटेड आगे भी फील्ड्स का। लीडरशिप होनी चाहिए भाई। लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न। तो जो बिजनेसमैन है उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ तो मस्ट होनी चाहिए। नेगोशिएटर अच्छा होना चाहिए, उसको गुफ्तगू अच्छी करनी आनी चाहिए। अगर उसका गुफ्तगू करने का अंदाज अच्छा है तो वो अपना बिजनेस चला सकता है। गुड कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो वो अपने कस्टमर को ही इम्प्रेस नहीं कर सकता। उसके बाद जी पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए अच्छी। उसके बाद जी क्विक डिसीजंस हैं। एक जो बिजनेसमैन है मौके पे चौका, पहले भी बोला था, ये क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए वो। उसके बाद जी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जिस शख्स में नहीं है तो उसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जी रिव्यू है, जायज़ा लेते रहना चाहिए उससे अपना। उसके बाद साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मस्ट होना चाहिए। तरीका होना चाहिए बात करने का। जो गुड बिजनेसमैन है उसके पास होशियारी होनी चाहिए, यानी अपने कस्टमर्स को वो टेक्टफुली देख सके। उसके बाद जी टेक्निकल स्किल, हमारा लास्ट पॉइंट। जो एक गुड बिजनेसमैन है उसके पास नॉलेज होना चाहिए टेक्निकल स्किल्स। हाथों में अगर दर्द नहीं हो रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।